हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर से। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चैप्टर सॉल्यूशन से ये आप सबको पता ही है, क्लास 12th का चैप्टर सॉल्यूशन हमारा चल रहा है और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर चुके हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें आपको बड़े अच्छे से समझा दिया गया था कि कैसे इसके क्वेश्चन लास्ट में हमने बात करी थी कि क्वेश्चन भी कैसे आते हैं उनसे। तो इसी तरह से इसका भी हम पहले कंसेप्ट सीखेंगे और बाद में न्यूमेरिकल इसका देखेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल इसमें से बनने के चांस हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करने से पहले आपको सिंपल पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा। ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो अगर हमें किसी चीज़ को, ठीक है, कोई लिक्विड है बेटा, कोई लिक्विड है, उसको मैं गर्म करूं, हीट करता हूं उस लिक्विड को। ठीक है जी, ये बर्नर लगाया मैंने नीचे और इसको क्या किया, हीट करना शुरू किया। ये कोई लिक्विड था बीकर के अंदर, अब मैं इसको हीट करूंगा बेटा, इसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। और वेपर्स बनेंगे तो क्या बनेगा, एक वेपर प्रेशर बनेगा। और हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेयर है, हमारे ऊपर क्या है, एक एटमॉस्फेयर है जो हमारे ऊपर क्या लगा रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे ऊपर क्या लगा रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, अब मैं जैसे जैसे इसको लिक्विड को गर्म करूंगा ना, इस लिक्विड को गर्म करूंगा, इसके वेपर्स बनेंगे और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा इसके इतने वेपर्स बन जाएंगे कि उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब ये जो वेपर प्रेशर है लिक्विड के वेपर्स का, ये जो वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। या मैं ऐसे बोलूं कि वेपर प्रेशर किसका, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब ऐसा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर एट विच जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है जी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इन इक्विलिब्रियम विद किसके इक्विलिब्रियम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे ये काम होगा उसी टेम्परेचर पे वो चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, उसी टेम्परेचर पे वो चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है। अब जैसे हम बात करते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। एक मिनट दोबारा लिखते हैं उसको, 1 मिनट। हाँ जी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, H2O बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 ही क्यों होता है, ठीक है जी। अब आपने अभी तक आप ये पढ़ते आए थे कि 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री होता है, बट 100 ही क्यों होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बेटा, जब हमने वाटर लिया, देखो ये हमने वाटर लिया, ठीक है जी, वाटर को गर्म करना शुरू किया। जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, और हमें पता है हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर क्या लगा रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करा है हमारे ऊपर। ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको पता है जब मैं इसको गर्म करूंगा, सपोज करो 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो इसके वेपर्स बन गए, तो वेपर प्रेशर बन गया कुछ। ठीक है जी, ये वेपर प्रेशर बनना शुरू हो गया। वेपर प्रेशर, ये एरो जो बना रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस किया और ज्यादा वेपर्स बने, वेपर प्रेशर और बढ़ गया थोड़ा सा। ठीक है जी, 80 डिग्री किया और ज्यादा वेपर्स बने और ज्यादा वेपर प्रेशर बन गया। ठीक है, और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस क्या, ये टेम्परेचर कितना कर दिया मैंने, 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे इतने वेपर्स बन गए। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अब इतने वेपर्स बन चुके हैं कि उनका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो चुका है अब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब ये जो वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल हो चुका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मतलब ये काम कितने डिग्री पे हुआ, वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस पे काम हुआ। तो इट मीन्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। किसके इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ से एक चीज़ और भी समझ गए कि जितने ज़्यादा किसी चीज़ के जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ठीक है,
ये नोट डाल के लिख लेना, ये नोट डाल के अच्छे से लिख लेना। किसी का वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, मतलब दोनों के दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इट मीन्स उसका वेपर प्रेशर कम है, ठीक है, और किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ये नोट डाल के अलग से लिखना। तो अभी स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने एक सॉल्वेंट लिया, पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमने एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट हम वाटर ही ले लेते हैं, ठीक है जी। ये प्योर सॉल्वेंट है, मतलब प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। अब मैंने इसको वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है वाटर। बॉयल होने का क्या मतलब है भाई? इसके बॉयल होने का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और वाटर को जब मैं गर्म कर रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, इसके जो वेपर्स बन रहे हैं उनका वेपर प्रेशर इतना बन रहा है कि वो वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है जी। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या काम हो रहा है? ये वाटर लिया हमने, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है जी। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्यों है? क्योंकि इसी टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर बेटा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करता हूँ, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक है जी, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है जो आसानी से उड़ता नहीं। अब जब मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट था वाटर और उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया तो बन गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब मैं दोबारा से ना, ठीक है, दोबारा से इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता हूँ। ये गर्म करता हूँ मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या अब भी बेटा उतने ही वेपर्स बनेंगे जितने वेपर्स यहाँ बने थे? ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को याद करो। अब क्या अब भी उतने ही वेपर्स बनेंगे? अब थोड़ा सा यह कॉमन सेंस लगाओ कि जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है वो खुद तो उड़ता नहीं, वो खुद तो उड़ता नहीं है, ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, खुद तो उड़ेगा नहीं। और वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल, ये रेड कलर के बना देता हूँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये रेड कलर के, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है वो खुद तो इवेपोरेट होता नहीं और वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी कवर करके बैठ जाएगा, तो वाटर को भी नहीं इवेपोरेट होने देगा। तो इट मीन्स वेपर्स क्या बनेंगे? अब वेपर्स कम बनेंगे। जैसे वेपर्स यहाँ बन रहे थे ऐसे वेपर्स यहाँ नहीं बनेंगे। ठीक है जी, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे तो वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा? कम बनेगा। तो अभी हमारे पास मतलब बॉयल नहीं हुआ, बॉयल करने के लिए तो हमें इस वेपर प्रेशर को किसके इक्वल लेके आना है? बॉयल करने के लिए तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेके आना है। ठीक है जी, तो अभी तो हम इस सॉल्यूशन को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा गर्म कर रहे हैं तो इसके वेपर्स ही कम बन रहे हैं। ठीक है, वेपर्स क्यों कम बन रहे हैं? क्योंकि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिक्स है, वो खुद भी नहीं उड़ रहा और सॉल्वेंट को भी नहीं उड़ने दे रहा। ठीक है जी, तो वेपर्स कम बन रहे हैं, वेपर्स कम है तो वेपर प्रेशर कम है, और वेपर प्रेशर कम है तो अभी वो इसके इक्वल आया नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो बॉयल भी नहीं हुआ चीज़ वो। तो अब मेरे को वेपर प्रेशर बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको और ज़्यादा हीट करूँगा। तो मैं अब सपोज करो इसको हीट करता हूँ 120 डिग्री सेल्सियस पे। अब 120 डिग्री सेल्सियस पे जाके इतने वेपर्स बने कि इनका जो वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल हुआ? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ। तो अब जाके ये बॉयल हुआ 120 डिग्री पे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। हमारा जो वाटर था वो तो कितने डिग्री पे बॉयल हो गया था? 100 डिग्री पे। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें ये सीन मिल गया था। क्या सीन मिल गया था? कि वेपर प्रेशर इक्वल हो गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब हमने डाल दिया उसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक है जी, जब हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इसके अंदर ऐड किया तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से ना वो खुद उड़ रहा था, मतलब ना वो खुद उड़ना मतलब इवेपोरेट हो रहा था, और ना सोल्वेंट को इवेपोरेट होने दे रहा था। ठीक है जी, 100 डिग्री पे ये काम हो ही नहीं रहा था, कम वेपर प्रेशर बन रहा था। तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेके आने के लिए मेरे को और हीट करना पड़ा। सपोज करो मैंने उसको हीट किया अब 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब जाके ये सीन क्रिएट हुआ कि इसका जो वेपर प्रेशर है 120 पे जाके वो किसके इक्वल हो पाया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो पाया। ठीक है जी, अब जाके 120 डिग्री पे जाके ये सीन क्रिएट हुआ। तो अब मैं कहूँगा ये सॉल्यूशन कितने डिग्री पे जाके बॉयल हुआ? 120 डिग्री पे। तो क्या नोटिस किया बेटा हमने?
इस कहानी से, ये जो कहानी हमने पढ़ी अभी, इस कहानी से हमने क्या नोटिस किया कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर, ये कोई सॉल्वेंट था प्योर, इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ 100 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना चला गया, 120 डिग्री चला गया। तो यही है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो समझ गए होंगे आप, यही तो 100 से 120 चला गया, तो दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है बात। तो अब मैं मान लेता हूँ, मैं पूछता हूँ कितना एलिवेशन हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना का एलिवेशन देखने को मिला आपको, तो आपको हो गया भाई 100 से 120 चला गया, तो कैसे निकालोगे, 120 डिग्री माइनस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही निकालोगे। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स पे आ जाते हैं। ठीक है जी, टेक्निकली क्या बोला जाता है, ये था बेटा प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट था। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको लिखते हैं बेटा टी नॉट बी। क्या लिखते हैं उसको, टी नॉट बी, ये बी है। ठीक है जी, टी नॉट बी। और जो सॉल्यूशन होता है बेटा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम लिखते हैं टी बी। क्लियर, इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, टी बी। तो अभी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाला, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज टी बी, और माइनस क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज टी नॉट बी। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा टी बी से। ठीक है जी, डेल्टा टी बी के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन इन, डेल्टा टी बी क्या हो गया बेटा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी बी क्या हो गया हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी क्या हो गया बेटा, टी नॉट बी हो गया हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो डेल्टा टी बी हमारे पास पता लग गया हमें। तो ये दोबारा से सुन लो, टी बी क्या है, टी बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, और डेल्टा टी बी क्या है बेटा, डेल्टा टी बी रिप्रेजेंट कर रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं अब जो डेल्टा टी बी होता है ना, डेल्टा टी बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मोलैलिटी के, मोलैलिटी मतलब कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन कौन सी वाली, मोलैलिटी के, मोलैलिटी। ठीक है जी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, ये कंसंट्रेशन की टर्म्स तो थी। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे बेटा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे के बी, एक कांस्टेंट लगाएंगे के बी, ये स्मॉल बी होता है, एक मिनट, के बी मल्टीप्लाई एम। ठीक है जी, ये कांस्टेंट लगाया। तो ये एक और फॉर्मूला हमारे पास बन गया डेल्टा टी बी का। क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये बन गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई एम। के बी यहाँ पे होता है बेटा, के बी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है जी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और ये जो के बी होता है ना बेटा, ये सोलवेंट का फंक्शन होता है। मतलब सोलवेंट का फंक्शन होने का क्या मतलब है, हर सोलवेंट के लिए के बी की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है जी, के बी फंक्शन है किसका, सोलवेंट का, और हर सोलवेंट के लिए जो के बी की वैल्यू है वो अलग होगी। H2O के लिए अलग होगी, बेंजीन के लिए अलग होगी, एल्कोहल के लिए अलग होगी, मतलब हर सोलवेंट के लिए के बी अलग अलग होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, के बी मल्टीप्लाई, मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है जी, W1 क्या है, मास ऑफ सोलवेंट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, W1 क्या है, मास ऑफ सोलवेंट, जो गिवन होगा भाई, इतना सोलवेंट ले रखा था। जैसे सोलवेंट हमने वाटर लिया था ना, उसने दे दिया 100 ग्राम वाटर ले रखे है, तो ये गिवन मास ऑफ सोलवेंट है। ठीक है जी, और अगर ये केजी में है तो ठीक है, अगर ग्राम में है तो क्या करेंगे, सिंपल
1000 से मल्टीप्लाई करते थे, या तो हमें पता ही है। और डेल्टा टी बी ये स्मॉल भी ले सकते हो तुम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ये बी में स्मॉल, ये तुम स्मॉल एब्रीवेशन वैसे स्मॉल ही यूज़ करना, ठीक है जी। ये एब्रीवेशन आप सब स्मॉल ही यूज़ कर लेना है, क्योंकि बुक्स में स्मॉल में ही दिया होता है ऐसे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है, ये इस तरह से। चलो जी तो अभी कहीं पे कैपिटल था वहाँ आप स्मॉल कर लेना। तो डेल्टा टी बी के बी, अच्छा N2 क्या है बेटा, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और इसको कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी। W2 क्या है, ये आपने ध्यान रखना है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे, N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे, W2 अपॉन M2, और नीचे क्या है आपके पास, पहले W1 और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया है, किसका फॉर्मूला बन गया है, डेल्टा टीबी का, ठीक है जी। डेल्टा टीबी क्या आ गया, के बी W2 अपॉन M2 और W1, ठीक है जी। अब इसको जो हमारे पास ये के बी है बेटा, के बी, इसको आप इबुलियोस्कोपिक भी बोल सकते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, इस नाम से भी आप जानोगे इसको, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे देता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है बात। अब आपने न्यूमेरिकल करते टाइम क्या ध्यान रखना है बेटा, न्यूमेरिकल करते टाइम देखो हमारे पास स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला आया था, क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास स्टार्टिंग में, कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है जी। जब भी आपके पास जो वैल्यूज होंगी ना, आपने हमेशा जब टेम्परेचर दे रखा होगा उसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जरूर कन्वर्ट कर लेना। सपोज करो आपको टी नॉट बी सोलवेंट का वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, टी नॉट बी क्या है, सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सपोज करो ये दे रखे 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, 100 प्लस 273 कितना आ गया बेटे, ये आ गया आपके पास 373 केल्विन। और अब मान लेते हैं टी बी की वैल्यू दे रखी थी, सपोज करो आपके पास 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो 127 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 100 प्लस 127, ठीक है। तो सॉरी एक मिनट, ये क्या लिखा गया था, हाँ जी, 127 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे, 127 प्लस 273 कितना बनेगा बेटा, इसको प्लस कर देंगे बिल्कुल 10 और ये 400 केल्विन, ठीक है जी। कितना बन जाएगा हमारे पास, 400 केल्विन बन जाएगा, ठीक है जी, 400 केल्विन बन गया। अब ध्यान दो बेटा, जब भी आपके पास टी नॉट बी था, ठीक है जी, टी नॉट बी कितना दे रखा था बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना बना वो 370 केल्विन। टी बी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितनी थी, ये थी, और केल्विन में कितनी, ये बनी जी, ठीक है। बट मैं अगर आपको कहूँ कि डेल्टा टी बी, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा टी बी 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो केल्विन में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा। बहुत से बच्चे सोचेंगे अच्छा केल्विन में निकालना है तो 273 ऐड कर देते हैं 273, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है जी। डेल्टा टी बी जो डिग्री सेल्सियस में है वही केल्विन में होगा बेटा। 10 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी उसकी वैल्यू क्या होगी, केल्विन 10 ही होगी। ऐसा क्यों, अब ध्यान दो, देखो डेल्टा टी बी ये निकाला था अभी मैं लेता हूँ टी बी को अब केल्विन की फॉर्म में। टी बी केल्विन में कितना था, 400 केल्विन, 400 केल्विन, और टी नोट बी कितना था बेटा, टी नोट बी था 373 केल्विन, 373 केल्विन। आंसर कितना आया हमारे पास, आंसर कितना आया, 400 में से 373 कितना आया, 27 केल्विन, ठीक है जी, 27 केल्विन। अब मैं इसी टी बी को, डेल्टा टी बी को, अब इन वैल्यूज़ को टी बी और टी नोट बी को डिग्री सेल्सियस में लेता हूँ,
तो टी बी डिग्री सेल्सियस में कितना था 127 डिग्री सेल्सियस, और टी नोट भी डिग्री सेल्सियस में कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना आया बेटा माइनस करके 27 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी बी की जो वैल्यू आती है ना, देखो केल्विन में भी कितनी आई 27, और डेल्टा टी बी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में भी कितनी आई 27 आई। ठीक है, तो आपने ना एक चीज़ न्यूमेरिकल करते टाइम ध्यान रखना है कि जब भी टी बी की बात हो, टी नोट बी की बात हो, ठीक है, टी नोट बी की, वो अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं ना, तो इनके अंदर तो आपने 273 प्लस करना है केल्विन में बदलने के लिए। क्या करना है 273 प्लस करना है, अगर इनकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दे रखी है तो केल्विन में बदलने के लिए आपने 273 प्लस करना है। बट जो डेल्टा टीबी की वैल्यू अगर आपको किसी ने दे दी ना कि भाई डेल्टा टीबी दे दिया 0.72 डिग्री सेल्सियस, तो वो केल्विन में भी कितना होगा बेटा, वो केल्विन में भी उसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी। कभी आप 273 प्लस कर दो उसमें, ऐसा नहीं करना आपने बिल्कुल भी। ठीक है, यही वैल्यू रहेगी उसकी। क्लियर है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब एक हमारा लास्ट हमारा न्यूमेरिकल रहता है, न्यूमेरिकल जल्दी से एक बार नज़र मार लेते हैं न्यूमेरिकल क्या बोलता है। ठीक है, और कैसे आपने परफॉर्म करना है न्यूमेरिकल। हाँ जी, अब ध्यान देंगे क्या कह रहा है वो, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। जब भी बेटा न्यूमेरिकल आए उसका एक छोटा सा रफ डायग्राम अपने पास से एक ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो, एक डायग्राम। ठीक है, कैसे, अपना इमेजिनरी डायग्राम कि 18 ग्राम ग्लूकोज को, 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है बेटा C6H12O6, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg वाटर में डिजोल्व किया गया। 1 kg वाटर, 1 kg वाटर का क्या मतलब है, 1 kg वाटर का मतलब है 1000 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व। वो ग्राम इस करके कर लिया ना, ये भी ग्राम थे ये भी ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया। 1 kg वाटर को हमने 1000 ग्राम वाटर ले लिया। ठीक है जी, ये बन गया हमारा डायग्राम। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉयल, क्या पूछ रहा है, किस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल होगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग मतलब इन दोनों को मिलाने से ये जो सॉल्यूशन बनेगा ना, इन दोनों को मिलाने से ये जो मतलब ग्लूकोज और वाटर को मिलाने से जो सॉल्यूशन बना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है टीबी। वो कह रहा है ये एज द वाटर बॉयल्स एट इतने केल्विन पे। वाटर कौन है बेटा, वाटर हमारे पास क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है जी, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उसने कितना दे रखा है, टी नोट बी इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। अपने आप ही दे रखा है उसने कि वाटर बॉयल होता है इतने केल्विन पे इतने बार प्रेशर पे। ठीक है जी, और आपको वैसे भी अगर यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सपोज करो ना भी दिया होता ना, तो आपने वैसे समझ जाना था कि अगर इतना बार प्रेशर है ना तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन। रफ राउंड फिगर से आप ले सकते हो 373 केल्विन। ठीक है, वैसे भी पता होना चाहिए था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, और एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं 373.15 केल्विन। ठीक है, तो ये ना भी दी होती तब भी आपको पुट करना था। और साथ में दे रखे है केबी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू ये दे रखी है आपको 0.52। इसके यूनिट क्या रहते हैं बेटा इसके कांस्टेंट के केजी मोल इनवर्स। ठीक है जी, केजी मोल इनवर्स। अभी आपको निकालना है टीबी। देखो हमें टीबी निकालने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पता, हमें तो ये पता है जी डेल्टा टीबी निकालना तो हमें आता है। डेल्टा टीबी क्या होता है बेटा, डेल्टा टीबी होता है जी टीबी माइनस टी नोट बी, मतलब टीबी मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट, टी नोट बी सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेरे को टी नोट बी की तो वैल्यू पता है कितनी है इसकी, टी नोट बी की 373.15, टीबी मेरे को निकालना है बेटा। ठीक है, किसी तरह मेरे को ये वैल्यू अगर पता लग जाए ना टीबी की तो मैं आराम से डेल्टा टीबी की पता लग जाए तो मैं आराम से ये टीबी फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, और डेल्टा टीबी तो हमें फाइंड आउट करना आता है बेटा। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी अभी आपने डायरेक्ट करना, ऊपर लिखा भी था हमने के बी मल्टीप्लाई, हाँ जी डायरेक्ट वो लास्ट वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, W2/M2 मल्टीप्लाई W1 और ग्राम में है तो 1000। ठीक है 1000। अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, देखो एक मिनट, हाँ जी देखो 18 ग्राम ग्लूकोज ये क्या दे रखा है बेटा उसने, 18 ग्राम ग्लूकोज। 18 ग्राम ग्लूकोज क्या दे रखे है,
ये सोल्यूट का मास दे रखा है ना कि 18 ग्राम सोल्यूट लिया, तो मतलब ये W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 18 ग्राम। और सोल्यूट कौन है बेटा, ग्लूकोज है, C6H12O6, तो इसका मोलर मास कितना होता है सोल्यूट का, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन का 12 × 6, 1 × 12, और ऑक्सीजन का 16 × 6, ये बेटा टोटल करके आएगा 180 ग्राम। ठीक है जी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और ये 1000 ग्राम वाटर, इतना वाटर लिया, ये क्या दे रखा है, गिवन मास ऑफ सोलवेंट, भाई इतना सोलवेंट आपके पास है 1000 ग्राम सोलवेंट, तो सिंपल सी आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ KB कितना दे रखा था, KB की वैल्यू थी 0.52, ठीक है जी, 0.52 मल्टीप्लाई W2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, W2 18 ग्राम, ऊपर चेक करो। M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 180 ग्राम, ठीक है जी। और W1 गिवन मास ऑफ सोलवेंट, कितना सोलवेंट है भाई हमारे पास, 1000 ग्राम, ठीक है। और 1000 हमने वैसे लिया है क्योंकि हमने सारी चीज़ें ग्राम में ली हैं, इस वजह से 1000 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो ये सोल्व करके बताएगा 0.8, ये आपके पास मैं जल्दी लिख देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ये आएगा 0.052 केल्विन, ठीक है जी। तो डेल्टा TB की वैल्यू आएगी बेटा 0.052 केल्विन, ठीक है, 0.052 केल्विन। ये आपने सोल्व करके देखनी है एक बार, ठीक है क्योंकि टाइम बच जाता है थोड़ा सा देख के लिखने में, अदरवाइज मैं भी कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा TB आ गया आपका, और डेल्टा TB की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, क्या आई थी मेरे पास डेल्टा TB 0.052, तो TB क्या बनेगा बेटा, TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, कितना बनेगा, उठा के इस तरफ ले आओ 0.052 प्लस इसकी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, ये प्लस को हो जाएगी 373.15, दोनों को प्लस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 373.202 केल्विन, ठीक है जी। ये आ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि रहेगी हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर उसके बाद इस चैप्टर का एक टॉपिक रह जाएगा वाट ऑफ फैक्टर, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लें और उनको सोल्व करें, ठीक है, तो जिससे आपका ये चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाएगा। बट तब अच्छे से रेडी होगा जब आप पार्ट बाय पार्ट, 1 बाय 1 वीडियो आप सारी कंप्लीट देखोगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें प्लीज़, ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि देखो एफर्ट लगते हैं वीडियो बनाने में, तो लाइक जरूर किया करें, ये एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।